ऐसी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि हम मनी को कैसे हैंडल करें? देखिए, हैंडल करने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ें साइकोलॉजी के बाद में जब आपने बात करी, हम्म। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जी, आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स के क्या प्लान्स होने चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले जो बात करेंगे कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट में। देखिए इन्वेस्टमेंट कभी भी होगा पर्पस के लिए। जैसे यार कि एसआईपी कर लेता हूँ 30 साल के लिए, तो क्या पर्पस होगा आपके हिसाब से? कितना बनेगा? 15% क्या रहता है? क्यों चाहिए रिटायरमेंट? व्हाई नीड अ रिटायरमेंट इवन एट एज ऑफ 60-70? यू कैन वर्क कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसे के लिए काम करें। मजे के लिए काम करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि निफ्टी कभी जीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? तो निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक जो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसका एवरेज है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे ही 50 वाला स्टॉक 51 होगा ना, वो हट के दूसरा जाएगा। कहते 10,000 रुपये अगर आपने 15% के IRR मिले, अगर आपने 30 ईयर्स के किया 12 करोड़ रुपये मिलेंगे। 10 से 10,000 रुपये, सिर्फ 10,000 रुपये। और हम अभी सोचे तो ऐसे सोच ही नहीं पाएंगे कि 12 करोड़। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो, जहां बात नहीं सोच बदलती है। और आज के पॉडकास्ट में हम सोच बदलने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड। हम जानने वाले हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम की बात तो सब करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस कितनी लोगों में है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज को हम फॉलो करें जिससे हमारा माइंडसेट चेंज हो, जिससे हमारे फाइनेंसेस चेंज हो, हम फाइनेंशियल वेल्थ को कैसे अचीव कर पाएं, स्टॉक मार्केट का क्या सीक्रेट है, ट्रेडिंग में क्या होता है, इन सब पर आज डिस्कशन होने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। उन्होंने बाय प्रोफेशन एक्सपर्ट हैं, फाइनेंसेस में CA रह चुके हैं और साथ ही बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस देते हैं फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो आइए मिलवाती हूँ आपको आज के हमारे गेस्ट, जो कि हैं पंकज हिमतानी जी। पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मैम, थैंक यू सो मच। पंकज जी, वेल्थ के बारे में बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल रियल बात करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, जिन्हें पता ही नहीं है। हाँ, सुना ज़रूर है कि यहाँ से बहुत पैसा बनता है और उन्हें भी ये लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम खूब पैसा बनाएं। अब वो स्ट्रैटेजी क्या होती है और माइंडसेट क्या होता है, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं माइंडसेट से। सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि हम मनी को कैसे हैंडल करें? देखिए, हैंडल करने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ें साइकोलॉजी के बारे में जब आपने बात करी, हम्म। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक जी। फियर और ग्रीड। राइट। ठीक है, क्या होता है मैम, जब भी हम मनी को जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, या जो आपने बात की कि बहुत लोग सोचते हैं, है ना, ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि हमें ग्रीड है कि हम पैसा कमाएं उससे, और वो कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमने फियर है कि वो पैसा लूज कर लेंगे। राइट। तो 2 ही चीज़ें इम्पैक्ट है, यही फियर और ग्रीड का इम्पैक्ट है टोटली, है ना। अब होता क्या है मैम कि जैसे आज आपने कितने भी लोग हैं, कितने भी हैं, उन्होंने क्या देखा होगा बचपन से कि यहाँ तो डूबा है कोई, या तो उनके पिताजी या घर वालों ने किसी ने भी पैसे गंवाए ही हैं, राइट। किसी ने भी, आपने कभी भी ऐसे स्टोरी नहीं देखी होगी रियल, मतलब ह्यूमन मिडिल क्लास में, तो बहुत कम है, बहुत रेयर है हाँ। जिसने पैसा बनाया है, हाँ। राइट। और इसलिए एक डर है उनमें, जेन्युइनली डर है, राइट, कि डर होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों ने उन्हें देखा है कि ब्रोक होते हुए देखा है, लोगों को बस्ट होते हुए देखा है, राइट। प्लस उनको ये भी पता है कि जब बनते हैं पैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़ते, जैसे राकेश झुनझुनवाला या बहुत सारे वॉरेन बफे हो गए, जिन्होंने इतना बनाया है पैसा तो इतना बनता है। तो एक ग्रीड भी है और एक फियर भी है, राइट। अब मैम फियर जाहिर है, ठीक है। अब इसमें मैम एक चीज़ जो मैं लेके आता हूँ, फियर क्यों है, देखिए आज जैसे मैम आप एक मैनिफेस्टेशन कोच हैं, मैं आज CA हूँ, राइट, या कोई डॉक्टर है, राइट। आज डॉक्टर कोई अगर बना है तो उसने 8 साल दिए, 5 साल का MBBS, 4 साल का PG करी है, राइट। हमने भी 5 साल दिए, आपने भी बेसिकली एक्सपीरियंस कमाया है, लाइव में देखा है, खुद से किया है, राइट। तो यू है, आज मैं Day 1 से बोलूँ कि मेरे को जाके आज पूजा में हमको जाके ऑपरेशन करना है, इसका एक किसी की हड्डी टूट गई, ऑपरेशन करना है, तो आप कैसे करोगे? कर पाओगे? अगर कर रहे हैं तो हम उसके सट्टा कर रहे हैं, उसके जिंदगी के साथ, यहाँ लाइफ के साथ उसका खेल रहे हैं हम। बिल्कुल सही। या आज बेसिकली लेट से कोई कंपनी क्या है, ऑडिट होना है, उसको आप साइन कर लो बैलेंस शीट को, नहीं कर सकते। या सेम जैसे मैं आज में किसी को जाके मैनिफेस्ट कर दूं कि यार ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, नहीं कर सकते। बट बेसिकली वी आर प्लेइंग विद दैट। तो फियर को ओवरकम करने का तरीका ही यही है
जब आपने उसको सीख लिया या समझ लिया तो फियर अपने आप चले जाएगा। देखो फियर कब जाएगा? बिल्कुल सही। फियर का ऑपोजिट क्या है? क्लैरिटी। राइट। अगर क्लैरिटी आ गई तो फियर नहीं रहेगा, राइट। सो हम इसको ये बताना चाहते हैं कि आप सबसे पहले समझो कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्यों पैसा बनता है, क्यों घटता है, कैसे बनता है, और क्या क्या उसके नियम से क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या तरीके हैं, राइट। तो उसको एक एक करके ट्रैक डाउन करेंगे अपन लोग। कि स्टॉक मार्केट में हम जैसे बात करें, स्टॉक मार्केट होता क्या है? कोई भी कंपनी है, उसके शेयर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स पब्लिक करती है, आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है। शेयर का मतलब ओनरशिप ले रहे हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ओनरशिप, क्योंकि कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो आप उनके शेयर एक शेयर ले लिया, 2 शेयर ले लिया, 3 शेयर ले लिया, नंबर, तो आपने उस हिसाब से आप लेकिन ओनर हो गए। आप द मोमेंट आपने शेयर लिया उस कंपनी के, आप ओनर हो गए विद रिगार्ड्स टू योर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। ऑब्वियसली अगर 1 करोड़ शेयर हैं, उसके बाद वो आपने एक लिया तो आपका 0.001% होगा, राइट। लेकिन आप उसके ओनर हो गए। तो ओनर का मतलब प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आपका। बिजनेस है ना, बेसिकली यू आर नाउ ओनर ऑफ दैट कंपनी, राइट। अगर ये अब क्या होता है, लोग ग्रीड होके आते हैं कि यार ये पैसा है ना, मुझे पैसा तो कम से कम 10-15%, 20% चाहिए, राइट। तो जब फॉल आया, जब डाउनफॉल आया, तो उसमें बोलते हैं नहीं, मेरे को तो एफडी सर इंटरेस्ट चाहिए, कम से कम एफडी का इंटरेस्ट दे दो। लेकिन आपने एफडी से लगाया नहीं था, आपने तो ओनरशिप जैसे लगाया था ना बिजनेस, राइट। तो सेम ऐसा समझना पड़ेगा कि हम स्टॉक मार्केट में जब आ रहे हैं, कोई भी शेयर खरीदें तो हम ओनरशिप ले रहे हैं उसका, ठीक है। ये बेसिकली अब इसमें क्या होता है मैम, अब ओनरशिप आप ले रहे हैं, राइट। अब आपने लेट से आपने सुना होगा कि बहुत लोगों ने रिलायंस में या HDFC में, मतलब आपके पिताजी ने या दादा ने पैसे लगाए होंगे, राइट। उस टाइम पे अगर जिन्होंने लगाए तो उनके पैसे वेल्थ बने हैं, राइट। दैट इज हाउ इट इज। अब अगर हम भी अगर लॉन्ग टर्म सोचें, अगर हम भी बनाना है तो 2 तरीके हैं पैसे बनाने। या तो हम डायरेक्टली जाके ले लूँ, डायरेक्टली मतलब कि मैं लेट से आज निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं, टॉप कंपनीज हैं, उसके मैं स्टॉक्स ले लूँ, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया मैम, हम म्यूचुअल फंड ले लें या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF बोलते हैं, उसको ले लें। सो ये बेसिकली क्या हो गया, म्यूचुअल फंड क्या हो गया, एक्सपर्ट मैनेज कर रहा है पैसों को, हमें देखना नहीं है, हमें देखना है पोर्टफोलियो कब हो रहा है। ठीक है, होता क्या है मैम कि हम तो ले लेते हैं आउट ऑफ द इमोशन की ये कंपनी अच्छी लग रही है, एग्जाम्पल। मतलब हमने क्या उसकी उतनी नॉलेज नहीं होती कि हम कौन सी कंपनी को चूज करें, बस हम ले लेते हैं। देखिए मैम, आज एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि आपने कोई बेसिक कोई कंपनी को नाम बता दीजिए, 4-5 कंपनी जिसने आपने नाम सुना होगा, तो आपने क्या मैम उसकी बैलेंस शीट समझी नहीं, उसके बारे में प्रॉफिटेबिलिटी कब आती है, क्या सीजन बिजनेस है, क्या बिजनेस लाइन है, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, मैनेजमेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है उस बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी है बढ़ाने की, ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। देखिए आज आपका शेयर की प्राइस, जैसे एग्जांपल में बात करता हूँ, आज आपने शेयर 100 रुपीज में लिया, वो 100 वाला 120 कब होगा, जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। नहीं तो 100 पे तो चल ही रहा है। मैं 100 पे अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है एग्जाम्पल, तो चल ही रहा है वो। तो अब 120 जाने के लिए उसको 120 करोड़ तो करना पड़ेगा, तभी पहुंचेगा ना वो। राइट। तो ये कैसे एनालाइज करेंगे कि 120 करोड़ जाएगा कि नहीं जाएगा, जब आप उसको स्टडी करोगे, जब उसको फंडामेंटल देखोगे कि यार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, या किस सेक्टर में बूम है कि नहीं। जब पीछे अगर आप देखेंगे तो सोलर में काफी बूम आया था, सोलर हर कोई लगा रहा है, अभी भी करंटली है सोलर, हर कोई लगा रहा है, राइट। तो इसमें कोई ग्रोथ दिख रही है, आपको दिख रही है? अच्छा, तो मतलब हमें वो कंपनी चूज करनी चाहिए जो कंपनी का आगे आने वाले टाइम में कुछ ग्रोथ दिख रहा हो, फ्यूचर पोटेंशियल है कि नहीं है। अच्छा, जैसे अभी AI है, जैसे AI हो गया मैम, अभी हर कोई AI देख रहा है। आज हम दोनों ही, आप देखो, जब हम बात करें एज ए कंटेंट क्रिएटर, हम AI का यूज कर रहे हैं, राइट, कर रहे हैं। आज कोई भी इंडस्ट्री हो गई AI का यूज कर रही है, आने वाले 5 साल बाद और ज्यादा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 2005-06 में जब गूगल आया था, तब इनिशियल लेवल पे बहुत कम हो रहा है, लेकिन आज 2020-25 या 25 में तो कितना ज्यादा गूगल का वो है, इम्पैक्ट है, राइट। तो ऐसी फ्यूचर लग रहा है AI में है, तो ऐसे करना। फिर AI की जो सबसे अच्छी कंपनी, टॉप कंपनी, उसमें इन्वेस्ट करना है, एग्जाम्पल, राइट। सो अब ये तरीका हो गया कि एक लॉन्ग टर्म तरीका होगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एंड इट्स अ फुल टाइम बिजनेस माइंडेड, बिकॉज पैसा किसका है, अपना। तो समझना किसको पड़ेगा, अपने को। अगर मैं ये कर रहा हूँ, या तो मैं इसका ये वाला जो टफ पाथ है वो ना चूज करके मैं म्यूचुअल फंड ले लूँ, जिसमें एक्सपर्ट मेरा पैसा मैनेज करेगा मेरे बिहाफ में, राइट। एंड आइदर आई कैन ट्रेड इन ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, फंड्स होते हैं बेसिकली, उसको मैं कर सकता हूँ। सो दीस आर द टू। अगर मेरे को हार्डवेयर जाना है, खुद सीखना है, हाँ एक चीज है, अगर हार्डवेयर आएगा तो पैसा तो इसमें ज्यादा आएंगे ही, अच्छा, क्योंकि आप मेहनत है ना आपकी, आप बिजनेस ऐसे कर रहे हो आप, राइट। जैसे मैम एग्जांपल, आप FD भी करते हैं, राइट। आप अपना कोच का बिजनेस करते हैं, तो जब आपका एफर्ट ज्यादा कहाँ है, कोचिंग में,
तो आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कहाँ ज़्यादा होगी? एफडी में थोड़ा होगी आप कभी नहीं। तो सेम वैसे इसमें भी ले लेते हैं कि हम बेसिकली अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है या जो भी उसके रिटर्न हमेशा कम होगी अगर आप सीख के करोगे तो, क्योंकि आपका वो बिजनेस बन गया, उसमें आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट है एंड इट्स अ 24 आवर जॉब। मतलब प्रॉपर आपको बैठ के स्टडी करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, क्यों बढ़ रहा है क्यों नहीं कर रहा है। अगर किसी मैनेजमेंट ने बोला कि मेरा शेयर आज मुझे लगता है कि फ्यूचर की ग्रोथ ठीक ठीक होने वाली है, तो क्या मैं एग्जिट करूंगा उसको? बुक भी तो करना पड़ेगा ना। लेट्स से 100 का अगर कोई स्टॉक 180 हो गया, 200 हो गया, अब वो अगर 200 से वो बोल रहे हैं कि अब मेरे को यहाँ से ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो मैं बुक करूंगा कि नहीं करूंगा, ये भी देखना। ये कब करोगे? जब आप देखोगे, स्टडी करोगे, हर मैनेजमेंट कॉल को पढ़ना पड़ेगा, उनके कॉन कॉल को अटेंड करना पड़ेगा। तो ये दिस लेंथी प्रोसेस, फुल टाइम मतलब डेडिकेशन के साथ अगर आप उस पर करते हो तब आप ये वाले मेथड को चूज करो, और अदरवाइज नहीं तो आप म्यूचुअल फंड। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, जैसे ट्रेडिंग के लिए बहुत लोगों को हायर कर लेते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स के क्या प्लान्स होने चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का। देखिए इन्वेस्टमेंट कभी भी होगा पर्पस के लिए। जैसे एग्जांपल आपके मैं इसको बताऊं कि अगर कोई आपके पास आएगा तो आप बोलेंगे मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो पहले पूछोगे कि क्यों, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तभी तो होगा। अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करने से डर आ रहा है तो वो कभी नहीं करेगा, वो होगा भी नहीं। आप कितना भी उसके साथ आप कर लो, मतलब उनके गोल्स क्या है, हम लोग वैसे क्यों सेम गोल्स। तो हम ये समझते हैं गोल्स क्या है इसमें। तो लेट्स से अगर आप इन्वेस्टिंग करें तो आपका गोल क्या है कि मेरे को रिटायरमेंट फंड करना है, या मुझे इमीडिएट 3 साल बाद चाहिए, या मुझे कॉर्पोरेट इमीडिएट जो लिक्विडिटी है वो रखनी है। तो पहले अपने ये समझ लेते हैं। लेट्स से आप हम तीनों कैटेगरी में वाइज कर लेते हैं। लेट्स से मेरे को लिक्विडिटी रखनी है, ठीक है, तो लिक्विडिटी है तो मेरे को लिक्विड फंड एफडीज में पैसे डालना है, इन्वेस्ट एफडीज में करना है, लिक्विड फंड्स में जो जिसका मेरे को इमीडिएटली पैसा आ जाएगा। जैसे इमरजेंसी फंड के लिए हम बोलते हैं 6 महीने 7 महीने होने चाहिए। आप 7 महीने की सैलरी, अगर आप सैलरीड हैं तो 6 महीने की आपके पास सैलरी होनी चाहिए एज अ लिक्विडिटी, राइट। अगर आप बिजनेस में तो आपके पास 1 साल का कॉर्पस होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू योर जो एक्सपेंसेस। अगर ये है तो ये लिक्विड फंड हो गया, तो लिक्विड फंड में डाल दिया कि जैसे बेसिकली एफडीज में कि ये भी ग्रोथ होती रहे 7-8% पे, ये भी ग्रोथ होते रहे, राइट। रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम होगी क्योंकि दीज आर द लिक्विडिटी फंड, राइट। नाउ सेकंड इज कि मेरे को 3 से 4 साल का मेरा होरिजन है, राइट, और मैं उसमें मेरे को डिसेंट एक्सपेक्टेशन है 10-12% का रिटर्न, तो उसके लिए फंड अलग होंगे। और एक होगा रिटायरमेंट फंड जो कि मेरे को लॉन्गर टाइम में रखना है, कोई कंपाउंडिंग। जैसे मैं एग्जाम्पल लेते हैं, पूजा मैम आप बताइए कि 10,000 रुपये अगर मैं हर महीने 10,000 की SIP कर लेता हूँ 30 साल के लिए, तो क्या कॉर्पस होगा आपके हिसाब से, कितना बनेगा? 15% क्या 11 रुपये? कोई रफ फिगर बताइए आप, क्या बन जाएगा 30 साल बाद? मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा ही बनेगा अमाउंट? थोड़ा सा नहीं, मुझे नहीं आइडिया। अरे कोई तो फिगर दे दो। 10 लाख तक? नहीं 10,000 रुपये पर मंथ डाल रहे हो तो 1 साल का हो गया 1,20,000। 1,20,000 30 साल के लिए कितने साल है? 30 इयर्स, तो 36 लाख 30 लाख 40 36 लाख। अगर 15% के 11 रुपये करते हैं ना मैडम, तो 12 करोड़ बनेगा 30 साल में। 12 करोड़ ये फंड अवेलेबल है ना, बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं जो 15% पे देते हैं। सो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अपना कितना होरिजन है। 30 साल का अगर मेरा होरिजन है, सो आई कैन गेट 12 विद इन्वेस्टिंग ओनली 10,000 पर मंथ विद अ स्मॉल सेविंग, आई कैन गेट 12 करोड़ एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। बहुत अच्छा अमाउंट है। इनफैक्ट आपने अमाउंट की बात की ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लोग ना मनी को नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम देखते हैं। नहीं, कंपाउंडिंग को अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं। हाँ, ये हमारे अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है कि मतलब अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान की बात करूं तो वो इस स्ट्रैटेजी को देख ही नहीं पाता शायद, इस वजह से वो अपनी चीज़ों में इस चीज़ को। मैम इसको मैं अदरवाइज देता हूँ कि आपको कभी सिखाया कहाँ किसी ने? देखिए आप अगर स्कूलिंग करिए, आपने सिखाया ऐसा नहीं कि कंपाउंडिंग क्या होता है, क्यों होना चाहिए, क्या क्या बेसिक फाइनेंशियल्स मेरे को पता होने चाहिए, ये कुछ नहीं पता है। तो अगर बेसिकली बंदा IT इंजीनियर है तो उसको ये भी नहीं पता है कि मेरी सैलरी अगर आ रही है तो मेरे को सेविंग आ रही है तो मेरे को क्या करना है उस सेविंग का, राइट। वो तो मस्ती कर रहा है, मतलब मस्ती इन द सेंस में वो तो घूमने चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, राइट। तो हमें ये अभी तक एजुकेट नहीं किया है। उससे बड़ा चीज़, क्या हम एज बीइंग अ पेरेंट हम कर रहे हैं अपने बच्चों को? नहीं, उतना नहीं कर रहे हम भी। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो मैम, अगर आपके हर साल 5 डिसीजन ऐसे होते हैं जो होते हैं। जैसे देखिए, एक आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, क्या हमने बच्चों को बताया कि बेटा इंश्योरेंस मैंने इससे लिया है, क्यों लिया मैंने? क्योंकि इट्स अ गुड, इट्स नॉट गुड,
ये क्यों लेना चाहिए, मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए, कंपेरिजन बताया। चलो अभी अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, स्कूल के हैं, तो हमने उनको पैसे दिए कि बेटा तू जाके बुक्स ले और इस दुकान से लेना है या इससे लेना है तू बता, या ये स्कूल की ड्रेस ले रहा हूँ, तू बता, तू कर, क्यों नहीं ले रहे हैं अपन, या हम ले रहे हैं तो इस दुकान से ले रहे हैं तो ये क्वालिटी इसकी अच्छी है नहीं है, ये अपन ने बताया उसको? कभी नहीं बताया हमने। मैम हमने कोई उसको बताया कि लेटर इमरजेंसी फंड कहाँ है हमारा, कि लेट से तेरे को अगर पैसे की जरूरत पड़े, कुछ फॉर एग्जांपल हम दोनों कहीं हॉस्पिटलाइज हो गए या कुछ भी हो गया कुछ, तो तेरे को पता है कि मेरा पैसा इधर से आ जाएगा, तेरे को 15 दिन 20 दिन के लिए तो अल्ट्रा इमरजेंसी तो सर्वाइव थी, हमने बताया है? कभी नहीं बताया हमने मैम टर्म इंश्योरेंस लिया है या मेडिकल इंश्योरेंस लिया, उनको पता है हमारे, इनफैक्ट में हम बेटर हाफ को ही नहीं बताते हैं। हाँ, टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत लोग नहीं बता पाते, तो डरते हैं, उसके बाद कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद समझ में आता है। यस, सो दीस आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। अगर हम बच्चों से दिखाएंगे, ये अवेयरनेस का मतलब ये फाइनेंशियल अवेयरनेस इसलिए नहीं है मैम, हम बेसिकली हर चीज़ को गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अगर आज बच्चा बुक्स लेने जा रहा है, अगर लेट से मेरे को बच्चे को बुक्स लेने दुकान पे नहीं भेजना है, मेरे को ऑनलाइन करना, चल तू मंगाना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में रिटर्न पॉलिसी है, तू बता मेरे को दोनों से कौन सा क्वालिटी अच्छा रहे, मतलब तेरे को लग रहा है। सो ही हैव अ डेवलपमेंट कि मेरे को क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए कंपेरेटिवली। चलो अब एक और चीज़ कि मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड से मेरे, बेटा मैंने म्यूचुअल फंड में 80% मेरा इसमें है, 20% इसमें है, ऐसे मेरा कैटेगरी 10% इसमें है, ये क्यों है? आप भी बताओ ना उसको कि ये क्यों है। सिर्फ पान वाले या किसी अंकल के कहने पे नहीं है, ये रीजन, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये फंड ने परफॉर्म किया लास्ट टाइम में, ये इस सेक्टर में मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे एनर्जी में अच्छा लग रहा है, मुझे ग्रीन एनर्जी अच्छी लग रही है, एआई जो अपन ने बात की एआई अच्छी लग रही है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, राइट। तो ये अगर अच्छा लग रहा है मेरे को तो फ्यूचर है इसमें, राइट, इसलिए मैंने इसमें म्यूचुअल फंड में, इस फंड में ज़्यादा पैसा डला हुआ है पोर्टफोलियो का ऐसा, तो ये हमने बताना पड़ेगा, और ये हम बताएंगे तो ऑलरेडी अवेयरनेस आएगी। और इनफैक्ट बच्चों को तो हम बताएंगे एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिन्हें अभी भी ये अवेयरनेस ही नहीं है। और हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अट्रैक्शन तो तभी होता है ना जब आप उस चीज में इन्वॉल्व होते हो, हाँ, उसकी एनर्जी में रहते हो, और वो एनर्जी तब आएगी जब आप नंबर की अवेयरनेस आएगी। नंबर की अवेयरनेस के साथ साथ अब ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ एक फाइनेंशियली एक अच्छा वेल्दी वो हो, मतलब एक तो रिच माइंडसेट होता है, एक वेल्दी माइंडसेट होता है, इसमें पहले डिफरेंस क्या है ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। फिर हमें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उसको कैसे हम स्टेप्स में क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन कैसे इसको अपनी रियल लाइफ में ला सकता है? मैम पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। हाँ, रिच माइंड सेट मतलब मेरे पास पैसा है, हाँ, और मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ रिच अपने गोल्स के लिए, जो भी मेरा पैसा है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वर्किंग फॉर मनी, इज अ रिच माइंड सेट, वर्किंग फॉर द मनी, राइट, इट्स राइट। वेल्थ इज मैं मजे के लिए काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, मजे के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है क्यों कर रहा हूँ, ओके, है ना। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है मैम, सब लोग बोलते हैं कि मेरे पास अगर 25 करोड़ आएगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, 10 करोड़ आएगा, बोलते हैं ना अर्ली रिटायरमेंट, इट्स अ कॉन्सेप्ट, राइट, इट्स अ मिथ, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा। क्यों नहीं होगा? देखो मैम, आज अगर आप बेसिकली 2020 में आपने बेसिकली लेट्स से 2020-21 में जब आपने कोच चालू किया, तो क्या आप बोलोगे कि 2027 में जब वो पीक पे हो तो मैं छोड़ दूं? नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते ना। स्टिल मैं आपको बता दूं, जब से मैंने स्टार्ट किया मैं अभी ज्यादा काम करता हूँ पहले के बजाय, लेकिन ऐसा नहीं, पैसे तो अभी मैं मजे के लिए काम कर रहा हूँ, आई एंजॉय डूइंग इट, राइट। सो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप रिटायर हो जाओगे, बंद करना मतलब बंद कभी नहीं हो सकता। सो आप वेल्दी जब हो जाते हो जब आप मजे के लिए काम कर रहे हो। अब फिगर इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो ऐसा नंबर आपके बैंक आता रह रहा है, वो चलता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रही है ना, बट आप मजे के लिए काम कर रहे हो, आप यू आर वेल्दी के लिए। अच्छा, यू आर वेल्दी द मोमेंट यू आर वर्किंग कि मजा यार अच्छा लग रहा है, मेरे को आज जाके अच्छा लग रहा है, ऑफिस जाके मेरे को अच्छा लग रहा है, या मुझे ये करके अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बस यू आर वेल्दी। ओह माय गॉड, फिर तो आई एम वेल्दी। यस, एवरीबॉडी इज वेल्दी। अगर उसको अच्छा लग रहा है तो वेल्दी है। बट हमारे लोगों के माइंड में तो वेल्दी की पिक्चर ही डिफरेंट है, क्योंकि सब लोगों ने वो डेफिनेशन वही बता रहा है जो उसने कभी महसूस ही नहीं किया वेल्थ। भाई आप बताओ ना, कितने लोगों ने प्रोफेशनली प्रॉपरली किसी से गाइडेंस लिए कि मेरे को कब रिटायर होना है, क्या होना है। अभी पिछले में मैं लास्ट वीक एक मेरे क्लाइंट के पास था, हम उसकी रिटायरमेंट प्लान कर रहे थे। ही इज़ 57, तो ही इज़ अ कॉर्पोरेट ऑफ 125 करोड़। तो बोला मैं रिटायर हो जाऊँ, तो मैंने बोला क्यों हो गए रिटायर आप? तो इज़ अ डॉक्टर, सक्सेसफुल डॉक्टर, वेरी नाइस डॉक्टर, मतलब सक्सेस डॉक्टर, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन सेंट्रल इंडिया। अच्छा। तो बोला 125 करोड़ का मेरे पास, मैं ठीक है चलो आप रिटायर हो जाओगे। हाँ। क्या आपको चाहते भी हो रिटायर होना?
तो बोला कि हाँ मैं थक जाता हूँ। मैं ऑपरेशन कम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैसे नहीं होगे? देखो आपने अगर 30 ईयर्स अगर आपने दिए हैं तो डे 1 पे आप 31 मतलब 30.101 डे पे मैं बोलूँ चलो अब नहीं करना है, कैसे कर पाओगे? हो नहीं पाएगा ना। तो मैंने बोला एक काम कर लो आप, उसको मैं टास्क दिया, मैंने आपको कुछ नहीं करो, आप सिर्फ और सिर्फ सर एक हफ्ते के लिए जो भी आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है, कोई भी जहां भी आपको अच्छा लगता है, जैसे अगर आपको ऋषिकेश अच्छा लगता है, माउंटेन अच्छा लगता है, स्विट्जरलैंड अच्छा, वहां चले जाओ, देखो तो कि अकेले खुद की कंपनी अच्छी लग रही है। अभी तक तो आप सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम कर रहे हो, आप उसमें बिजी हो, आपको मजा आ रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है कि आप मतलब। तो बोला कि ठीक है, उसने वो गया वहां पे स्विट्जरलैंड, चूज स्विट्जरलैंड गया। तो तीसरे दिन बाद फोन आया, पंकज तू बोल सही रहा था यार, ये तो मतलब मजा ही नहीं आ रहा है। मतलब मैं क्या करूं, मतलब मैंने यार इतने दिन हो गए, मैंने बुक्स भी लिख ली, मैंने बुक भी पढ़ ली, मैंने लिख भी लिया, मैं करूं क्या? तो ये हाइपोथेटिकली हमने कुछ बना के रखा है सेट ऑफ रूल्स, ऐसा है नहीं रियल में। क्यों चाहिए रिटायरमेंट? मतलब व्हाई यू नीड अ रिटायरमेंट इवन एट एज ऑफ 60-70? यू कैन वर्क, हाँ, बट यू कैन रिड्यूस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ सर्टेन लेवल, दैट इज ओके यार। आज भी बताइए सर, मैडम मैं आपको बताऊंगा कि अदानी जी इज स्टिल वर्किंग, डू ही हैव स्टिल टू वर्क फॉर इट? रिलायंस को जरूरत नहीं है, अंबानी जी को काम करने की जरूरत है क्या? लेकिन वो हमसे ज्यादा काम करते हैं मैम। ही इज एट ऑफिस एट अराउंड 6 or 7 आई गेस इन द मॉर्निंग एंड स्टिल वर्क एट, मतलब देखो आईपीएल में दिख ही रहे हैं अभी भी रात को 10 बजे तक भी। तो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि मेरे को आईपीएल जाना है तो मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, तो काम तो कर ही रहे हैं। तो क्या वो मतलब सबसे रिचेस्ट तो वही है अभी तक, तो मतलब इंडिया में तो काम तो कर रहे हैं, छोड़ दिया गया काम? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सो ये मिथ है मैम, ये होगा ही नहीं। अच्छा, आप बताइए मैम, इसको मैं एक जो कनेक्ट कर पाए ऑडियंस को बताना कि आपने एक बेबी पैदा किया लेट्स से, तो बेबी 5 साल का हुआ, 7 साल का आप छोड़ दोगे क्या 7 साल बाद? नहीं यार, मतलब जो छोड़ देते हैं यार, चलो मेरे को छोड़ के मैं उसको छोड़ के आ जाता हूँ, मतलब मैं जाके सो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप 7वें साल में तो आपको 8वें साल 10वें साल में और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी उसकी। 18 साल में आपको डिसीजन भी दोगे कि उसको हेल्प करो डिसीजन लेने में कि तेरे को कॉमर्स लेना है कि ये लेना है, या ग्रोथ पाथ में कहाँ जाना है लाइफ के। अब लोग ना यू गेट इन्वॉल्व, राइट? बिल्कुल। हालांकि 20-22 साल 18 साल के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाएगी, दैट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज ही हैज एक लाइफस्टाइल उसकी भी है। सेम कंपनी में भी या कोई बिजनेस में भी ऐसे ही होगा आपका। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाएगी, दूसरों को आप थोड़ा दे दोगे, डेलीगेशन चल रहा है, डेलीगेशन होगा, बट यू कैन नॉट बी ओवरसाइड नहीं कर सकते आप, कभी नहीं कर सकते, मतलब कर ही नहीं सकते कभी भी। तो सेम ऐसे ही है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि हमें ये फिगर आएगा या वेल्दी हो जाए, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा है ही नहीं, पॉसिबल नहीं। तो फिर इससे एक और क्वेश्चन रिलेट में आता है कि पैसिव इनकम, एक पैसिव इनकम आती है ना, जिससे लोग कहते हैं कि हाँ हमने काम करके छोड़ दिया और वो इनकम हमारी बनती जा रही है, वो एक वेल्दी का एक पर्सपेक्टिव है। हाँ, मतलब वेल्दी का पर्सपेक्टिव मेरे नज़र में वो है, एक तो ये आपने बोला मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये एक डिफरेंट चीज़ है। वेल्दी का ये सोर्स है मैम कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैसे के लिए काम नहीं करना, मजे के लिए काम करना है। सो लेट्स से यू लव एंजॉइंग डूइंग दैट, लेट्स से पॉडकास्ट हमें एंजॉय करना अच्छा लग रहा है, अच्छा करना है, तो हम कर रहे हैं। क्या मुझे इससे रेवेन्यू आएगा उसका मुझे सोचना नहीं है कि मेरे को आएगा नहीं आएगा, क्या उसका ही सोचना है, तो मैं आई एम वेल्दी, राइट। अब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मतलब देखिए क्या होता है, इट्स एन, जो हम इसको रिलेट कर लेते हैं कि अगर जिसकी मल्टीपल सोर्स है वो वेल्दी है, ऐसा बहुत सोचते हैं ना। पर ऐसा देखो क्या होगा ना मैम, एक्टिव इनकम विल ऑलवेज बी हायर, राइट? एक्टिव, क्योंकि आपका एक्टिवली इन्वॉल्व है ना, राइट, कि हाँ आप इन्वॉल्व हो के काम कर रहे हो उस पे। हाँ, सेम जैसे ना एफडी, और आपका अगर कोच का बिजनेस है, आप बोलोगे कोच है मेरे को, क्योंकि मेरा एक्चुअली इन्वॉल्व है ना, मेरा भी तो ह्यूमन रिसोर्स लगा हुआ है ना, तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आएगा। लेकिन पैसिव इनकम इसलिए होती है, कभी जैसे ये डाउनफॉल आया एग्जाम्पल, तो मेरे को ये सपोर्ट करने के लिए है कि मेरे को बैक ऑफ द माइंड मेरे को सपोर्ट कर रही है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, अच्छा, दैट्स इट। बट अपन ये डाउनफॉल मैनिफेस्ट क्यों करें? नेचुरली अपन मैनिफेस्ट क्यों करें? अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, इट शुड बी देयर। क्योंकि आप जैसे देखिए क्या होगा, एक बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, जैसे नंबर जो मैंने बोला, तो नंबर को आप इन्वेस्ट तो करोगे ही ना। बैंक अकाउंट में लेट्स से अगर आपके पास समझिए 10 करोड़ पड़े, तो आप बैंक, यू विल ऑलवेज हैव अ मल्टीपल सोर्स ना, कि आप एफडी में डालोगे, आप डेट में डालोगे, आप स्टॉक मार्केट में डालोगे एक्टिवली, आप पीएमएस भी करोगे, आप एसआईपी कुछ म्यूचुअल फंड्स में होंगे, है ना, कुछ की आप प्रॉपर्टी लेंगे, कुछ की आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे जहां पे आपको रेंट आएगा, राइट? सो
देयर आर मल्टीपल। तो ये सब तब होगा जब हमारी एक पैसिव इनकम एक एक्टिव इनकम क्रिएट होगी। एक्टिव इनकम एक है, हाँ, और अगर तो हमारी पैसिव पैसिव इनकम भी यस आ यस रही है यस तो हम उसे इन्वेस्टमेंट में लगा सकते यस हैं, यस कहीं लगा यस सकते हैं। अब यूज और करेंगे पैसिव इनकम के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? मैम। जैसे मैंने बताया आपको, एक तो मैम रेंटल इनकम, आप प्रॉपर्टी खरीद लिया आपने, हाँ, रेंटल इनकम हो गया, right, ठीक है। एक मैम आपका मैम अपने एफडी में इंटरेस्ट आ गया आपको। अच्छा, स्टॉक मार्केट में आपने अगर पैसा इन्वेस्ट करा है, उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो है वो म्यूचुअल फंड वाला, म्यूचुअल फंड में, यस। उसमें नहीं जाना मैम उसमें भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको फिर स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, आई एम नॉट विद नॉलेज, विद नॉलेज, यस यस, ठीक है, ठीक है मैम। आप डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड होते हैं जो डिविडेंड करती हैं, डिविडेंड देते हैं आपको, तो अच्छा, इट्स अ पैसिव इनकम। एक HWP प्लान होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होते हैं, जो कि अच्छा, आप बेसिकली लमसम में पैसा डालते हैं म्यूचुअल हाँ, फंड में, और हाँ, म्यूचुअल फंड से आप मंथली वो विड्रॉ करते हैं, इसको HWP बोलते हैं। एक ये ऑप्शन है पैसिव इनकम का। तो मैम देयर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, जैसे कोई कंसल्टेंट होते हैं या कोई जैसे होते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं कि वो एज अ पार्ट टाइम कंसल्टेंसी दे सकते हैं। या अगर राइटर हैं, अगर कोई बुक्स लिख ले तो उसको वहां से भी रॉयल्टी आती रहेगी। राइट, अगर आपको नॉलेज है तो आप रॉयल्टी कंटेंट मेकर्स को तो वैसे भी आती है, यूट्यूब से आती है, इनसे YouTube यूट्यूब से, और हाँ, इंस्टाग्राम से आती है। Right. तो दैट्स हाउ इट इज। हम्म, जो आपने ये तरीके से पैसिव इनकम है ये। और देखो आइडियली इसमें भी कोई बॉन्डेज नहीं है कि हमको इतना ही होना चाहिए, पैसिव इनकम नहीं है तो मेरे को प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर सफिशिएंटली आपको पैसिव इनकम आ रही है, इसका तरीका कैसा होता है मैम? एक्टिव इनकम लेट से आपकी 100 है और पैसिव इनकम से 60% आ रही है, तो यू आर गुड टू यू आर गुड पैसिव इनकम बेसिकली। कैसे? अगर आपको 1 करोड़ रुपये आ रही है एक्टिव से और आपने 60 लाख रुपए यहाँ से बन रहे हैं, तो लेट से करेगा कल को आपका ये डाउनफॉल आया, आपने चाहा कि यार मेरे को इसको कम भी करना है, तो दिस विल सर्वाइव, मतलब आपको सर्वाइव करेगा और आपको दैट विल नॉट हैम्पर योर एनी एक्सपेंसेस एनीथिंग। इसलिए बोलते हैं बेसिकली पैसिव इनकम का लॉजिक जो है वो इसलिए है कि कल को कुछ हो जाए तो हम उसी पॉइंट पे आते हैं दोबारा से कि अब हमें पता लग गया एक्टिव पैसिव इनकम क्या होती है और कैसे उसे हमें मतलब अवेयरनेस आ गई, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या ऐसे स्टेप्स उठाएं जिससे हम क्रिएट करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, आप बताइए कितना अमाउंट मनी है? आप बताओ मैम, रियल एग्जांपल है तो कोई भी आप बता दीजिए, कोई आपका स्टूडेंट है। छोटा 1,50,000 छोटा अमाउंट है, बट उससे हमें अपनी पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकें या फिर एक्टिव में भी कुछ ऐसा कर सकें जिससे हम उसे इन्वेस्ट करके या किसी तरह से ग्रो कर सकें लॉन्ग रन में। मैं मानता हूँ इसमें कि आपकी भाई एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रही है आपको। हाँ, कुछ रेगुलर इनकम आ रही है, इनफॉर्म ऑफ सैलरी, वो हमारी एक जॉब से सैलरी आ रही है, या बिजनेस से आ रहा है, कोई भी आपको एक्टिव आ रहा है कुछ आपको, राइट। अब मैम देखिए आपके पास अगर सबसे तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इंश्योरेंस कराना है, अच्छा, है ना, जो इंश्योरेंस कराना है, क्योंकि यू नेवर नो कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, राइट। तो एक आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। और एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस। इसके लेट से आपने अगर आप कुछ 30 साल के हैं, अगर मैं 30 साल का एवरेज ले लेता हूँ, 30 ईयर्स के अगर आप हैं और अगर आपने 10 लाख का वो लिया, क्या कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लिया विद फैमिली का, पूरे फैमिली का 20 से 25 हज़ार रुपये में हेल्थ इंश्योरेंस आता है मोटा मोटा। इसको मैं डिवाइड कर लूँ, ईयर 2000 का पड़ता है, अच्छा, बट 2000 महीने का पड़ेगा, राइट। तो 2000 आपने ये दे दिया, राइट। प्लस लेट से आपने एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया, लेट से आपने टर्म इंश्योरेंस 50 लाख का ले लिया, ठीक है, और आपकी उम्र भाई 30 ले लेते हैं, 30 ईयर्स ले लेते हैं, तो आपका इसमें भी मोटा मोटा 30,000 के आसपास आपकी प्रीमियम आएगी, ठीक है मैम। तो उसका भी 2500 मंथली हो गया। तो 4500 में आपने अपनी लाइफ को सिक्योर किया इन द फॉर्म ऑफ कि लेट से कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो आप सिक्योर है, कुछ तो है बैकअप में, आपको प्रेशर नहीं आएगा, आपको ये पैसिव जो इनकम या कुछ भी आपको एसेट डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है हर एक के लिए। आप अगर आपने मिडिल क्लास फैमिली की जो बात कही आपने और आपने कहा, तो आप एक बार रिलेट करके देखिए, आपके कितने भी जो परिवार में कोई हो, एक्सटर्नल परिवार में हो, इंटरनल दूर से हो, कोई भी हो, पैटर्नल साइड हो या मैटर्नल, जो दोनों साइड हो, आप देखो एक बार, आपको जो बंदे ब्रोक हुए या कुछ ना कुछ इमरजेंसी आया ही है उनको, राइट। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते थे कि वो भी ग्रो करे, ऑब्वियसली मिडिल क्लास को मिडिल क्लास रहने के लिए तकलीफ ये है कि वो इमरजेंसी कुछ ना कुछ आया है, मतलब और कुछ नहीं तो आजकल तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट साइड से भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, मतलब you never know, you never know, कुछ भी हो सकता है। So basically you have an insurance कि यार let's say tomorrow I'm not there, there's something to rely upon,
अगर मेरे पास मेडिकली में कुछ जा रहा हूँ तो मेरे पास समथिंग है कि मेरे को एफडी ये सब तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पैसिव इनकम में इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इट्स सिंपल 4-5 हज़ार में आपका दोनों काम हो गए। उसके बाद लेट्स से आपके पास पैसे आ रहे हैं, बच रहे हैं, वो आप म्यूचुअल फंड में डालिए। अच्छा, आप म्यूचुअल फंड में भी कैसे मैम, उसका म्यूचुअल फंड में कैसे, एक म्यूचुअल फंड में और एक गोल्ड और सिल्वर में। अच्छा, सो बेसिकली 60% जिस हिसाब से आपका एपिटाइट है 60-70% आप स्टॉक मार्केट में डालिए और 15% या 20-10% आप गोल्ड और सिल्वर में डालिए। क्यों डालिए? लेट्स से अगर मार्केट कभी क्रैश हुआ तो मेरे को ये बचाएंगे, गोल्ड और सिल्वर, और बिकॉज इट्स स्लो कंपाउंडिंग, तो दैट विल ऑल्सो मेक मी अ वेल्दी। तो मेरे को ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है, कॉम्बिनेशन जरूर लेना है, कॉम्बिनेशन लेना है ना। क्यों? देखिए आई डोंट वांट टू कीप एवरीथिंग इन वन बास्केट। एक तो ये डाइवर्सिफिकेशन तो आपने सुना ही होगा कि आई डोंट कीप योर एग इन वन बास्केट। और उसका दूसरा रीजन क्या है मैम? देखिए पैसे की जब जरूरत पड़ती है तब है जब कुछ क्राइसिस आते हैं। जो मैंने आपको बात की कि मिडिल क्लास क्यों है? ऐसा नहीं है मिडिल क्लास ने काम नहीं किया है, आप ओवरऑल आप देखेंगे अगर ज्यादा ही किया है, इनफैक्ट ज्यादा ही किया है। तो 50 साल में आप देखेंगे तो काम ज्यादा ही किया है, लेकिन वो क्या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आ ही जाता है जहाँ पे इमरजेंसी क्राइस आ गया या कुछ ऐसा आ गया जहाँ पे उनकी सेविंग पूरी चली गई, फिर उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो आपको ये ना टूटे, इसलिए हम इसके लिए कह रहे हैं आपको। तो मैम लेट्स से अगर आपको कुछ क्रैशेस आ गए, कुछ क्राइसिस आए, और स्टॉक मार्केट में भी अगर पैसे लगे हुए हैं, स्टॉक मार्केट भी क्राइसिस में, तो आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें रिटर्न कम मिलेगा आपको। तो एटलीस्ट आपको 20-30% का बैकअप, 30-40% का ये दे देगा गोल्ड और सिल्वर। इतनी क्रैश नहीं होंगे ये। अच्छा, अगर ये क्या एंटी हेजिंग है, जब मतलब बेसिकली मार्केट गिरेगा ना तो ये बढ़ेंगे। सो दिस इज अ हेज। जब रिस्क बढ़ता है मार्केट में तो ये बढ़ते हैं। तो आपको ये सेव कर लेंगे तो 30-40% आपके पास ये पैसा रहेगा कि आप इसको यूज कर सकते हैं लाइफ में। सो यू वॉन्ट बी वरीड फॉर योर, मतलब जो मैं बता रहा हूँ 20-25 साल आपके टेंशन फ्री निकल जाएंगे, बिकॉज यू आर इंश्योर्ड विथ योर हेल्थ इंश्योरेंस, यू आर इंश्योर्ड विथ योर टर्म इंश्योरेंस, नाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर। अब इससे भी आपने पैसिव इनकम, एफडी कराओगे या कुछ भी, और पैसिव इनकम इससे तो बढ़ी रही ना, आपकी पैसिव इनकम तो आ ही रही है। राइट, लेट्स से आपने 1 लाख का एग्जांपल लिया मैम, अब मैं इसको बोलता हूँ 1 लाख रुपए आपके पास लेट्स से पैसे पड़े हुए हैं। तो मैम आपने 20,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, 20,000 रुपये का आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, 40,000 का ले लिया, राइट। 60,000 आप इसको इस प्रोपोर्शन में जो उन्होंने बताया उसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिए, आपके व्यूअर्स को भी रहेगा। आपने इस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट किया, यू विल बी, देखना आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। एक चीज़ और आती है पंकज जी, मुझे ये बताइए, जैसे आपने म्यूचुअल फंड SIP की बात की, अब हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन से म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए। कई लोग तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एग्जैक्ट इसका क्या फॉर्मूला रहता है? मैम देखिए इसके 3 फॉर्मूलेज हैं। देखिए क्या होता है, ये भी आपने सही कहा कि इसमें भी क्या है कि 80% अंडर परफॉर्म करते हैं, 20% ही परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, NSE, BSE और म्यूचुअल फंड सही है करके .com करके जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है उनके, उसमें आप जा सकते हैं। उसमें आपको फंड वाइज, कैटेगरी वाइज रिटर्न नहीं रहते हैं, पास्ट परफॉर्मेंसेस। अच्छा, ठीक है। सो लेट्स से आपने 10 साल के उसके परफॉर्मेंस क्या क्या है म्यूचुअल फंड के, वो आप देख सकते हो कि उसका IRR क्या निकला, रेट मतलब ROI क्या निकला, रेट IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ, तो उसका रेट ऑफ मतलब उसका रिटर्न कितना आया। अच्छा, ROI क्या है, ROI क्या आई है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, तो IRR पर मंथ, पर ईयर के हिसाब से आएगा, कंपाउंडिंग के हिसाब से आएगा, कंपाउंडिंग CAGR के हिसाब से आएगा, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, है ना। तो कितने से वो बढ़ा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है स्टॉक मार्केट में ऐसा हो सकता है 2 साल आपको परफॉर्म किया, लेकिन 3 साल में आपको 50% दे दिया, ये जनरली ऐसा होता है। तो तभी मैंने आपको 10 साल का इसलिए कहा है एवरेज, 10 साल का हमें देखना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है ना, मैं तो 30 साल के लिए सोच रहा हूँ अगर लेट से, तो मेरे को ये देखना है कि 10 साल में रिटर्न क्या आ रहा है बेसिकली। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैम, हाँ जी, 24-25 में मार्केट ने कुछ 12% का रिटर्न दिया, 25-26 में -2% का रिटर्न दिया है। अच्छा, ठीक है, बट लेकिन अगर आप पिछले 5 साल से देखोगे तो मार्केट ने मैम 100% का रिटर्न दिया है। अच्छा, सो व्हाट डज इट मीन कि अगर हम छोटा देखेंगे तो फिर तो हम बोलेंगे कि यार ये तो खराब है। मेरे को एवरेज चाहिए कि पूरे साल का एवरेज, मतलब 10 साल का एवरेज, 10 साल में ही देखना है आपको। अगर लॉन्ग रन में देखेंगे तभी आपको समझ आएगा क्या है। तो मैम हमको फिल्टर देखना है कि जैसे लेट्स से अब कैटेगरी वाइज होती है कि मैम उसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो होता है मैम लार्ज कैप, ब्लू चिप बोलते हैं उसको, लार्ज कैप फंड्स। एक हो गया मैम स्मॉल कैप, एक हो गया मैम
माइक्रो कैप जो बहुत ज़्यादा मिड कैप या माइक्रो कैप बोलते हैं, और एक होता है मैम ETF जो मैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलता हूँ ना। तो जैसे हम लार्ज कैप में हम पैसा डालते हैं, तो लार्ज कैप में बेसिकली जो कंपनियां बहुत बड़ी हैं, टू बिग टू फॉल जो बोलते हैं बेसिकली, है ना, उसमें आपने इन्वेस्ट किया। तो जब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपके एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड्स टू योर रिटर्न विल ऑल्सो बी वेरी स्लो, बिकॉज दीज आर सो बिग कंपनीज, फेल नहीं होंगी तो आपकी रिटर्न भी उस हिसाब से ही रहेंगे। क्योंकि आप अगर आपकी पैट अगर प्रॉफिट जो है वो आपको 10,000 15,000 करोड़ पे है, तो आप डबल नहीं कर सकते ना एक साल में। हाँ। भाई मार्केट की एक लिमिटेशन है ना, मार्केट की लिमिटेशन, ऐसा नहीं हो सकता ना। सो ये एक अपने पोर्टफोलियो में एक ये हो गई, राइट। अब हम किसी को भी करना तो ये होने चाहिए अपने पास, क्योंकि एक रिस्क अपने को अपने आप को थोड़ा मतलब अपने को टाइट करने, मतलब थोड़ा रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है ना। हो गया मैम एक हो गया मिड कैप, जो इसके बाद जो छोटे मतलब इनसे थोड़ा छोटा वो उसमें, तो उसमें भी इन्वेस्ट करना है। अब मैम बेसिकली जब आप ये देखेंगे तो इसमें क्या करना, टॉप फिल्टर आता है कि टॉप 10 ईयर में कौन से फंड हाउसेस ने, लेट्स से 200 है या 20 फंड्स हैं, राइट, उसने टॉप फिल्टर करके टॉप कौन से फंड्स ने इन्वेस्ट किया है लास्ट 10 साल में, ये फिल्टर हो जाता है। हाँ, ठीक है। उसमें देख लिया, आपने देख लिया कि यार ये 5 फंड हैं जिसने लास्ट 10 इयर्स में अच्छा किया है। हाँ, अब आप 5 पे जो भी आपको लग रहा है कि टॉप 2 या टॉप 3 या टॉप फर्स्ट जो भी लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिए। दैट्स क्योंकि आप बेसिकली आप जाइए सिर्फ एप्पल, मतलब बेसिकली यू आर गोइंग विद द एप्पल ऑफ एवरीथिंग, मतलब आप सबसे टॉप पे जा रहे हो, आप उसमें नहीं जा रहे हो। राइट। तो आपने ये फिल्टर करके लिया। अब आपने एक मिड कैप में आ गया, फिर अब स्मॉल कैप बाद बेसिकली वो मैम एक साल में डबल भी हो सकते हैं, क्योंकि स्मॉल है वो। अच्छा। तो उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसमें। मैं हमेशा कहता हूँ कि निफ्टी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? तो निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक जो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसका एवरेज है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे ही 50 वाला स्टॉक 51 होगा ना, वो हट के दूसरा जाएगा, तो वो कभी जीरो नहीं हो सकती है। अच्छा। तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं वही आ सकती है निफ्टी 50 में। तो यू आर बीन सेफ इन दैट वे कि जीरो नहीं होगी ये, क्योंकि जैसे ही 50 वाली 51 हुई वो बाहर निकल दूसरी आ जाएगी उस फंड में। तो इसलिए एक्सचेंज जो मैंने बोला, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF जो मैंने बोला, वो इसलिए उसमें भी इन्वेस्ट करना है हमें कि अब जैसे इसमें बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे फंड जो बता ही दीजिए, मतलब कुछ टॉप 5 निफ्टी 20 हो गया, बैंक 20 हो गया, ये फंड्स हैं बेसिकली, जहाँ पे आप निफ्टी 20 बेसिकली निफ्टी 50 के हिसाब से चलेगा वो। अच्छा, है ना। ऐसे सेम SBI का भी ऐसी फंड है। तो आप उसमें देख के कि कितना जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट निफ्टी का जो रिटर्न आया ना वही रिटर्न इसमें आएगा। तो वो बेसिकली उसी प्रोपोर्शनेट में निफ्टी के जितने स्टॉक कंपोनेंट हैं उसी कंपोनेंट से ये स्टॉक में मतलब इस फंड में लेते हैं और उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो हमें ये करना है बेसिकली। सो हमने मैं आपको 4 कैटेगरी में बताया, एक तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और ETF। तो इसमें आप अपने जैसे अगर आपके ये मैम थोड़ा वो हो जाएगा कि आपकी किस कैटेगरी में, आप किस फेज ऑफ लाइफ में हो। अगर आप 40-50 ईयर्स में हो तो मैं बोलूँगा लार्ज कैप में ज़्यादा होना चाहिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ज़्यादा होना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में कम होना चाहिए। अच्छा। अगर आप अर्ली 30 ईयर्स में 35 ईयर्स में जब आप ग्रो कर रहे हो तो स्मॉल और मिड में ज़्यादा होना चाहिए। राइट। तो यू डोंट नीड सेफ्टी एट दैट टाइम, यू आर अर्निंग, आपको पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ये डिसाइड करके उस हिसाब से आप ये मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा करना है मुझे। अब इसमें मैम एक चीज़ जो मैंने हमेशा कहा कि जब आप खुद से ट्रेड कर रहे हैं, जब खुद से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे मेरी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है। अच्छा। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मैम। क्या लेट से हमने स्टॉक मार्केट में खुद से मेरे को करना है, मैं बोलता हूँ मुझे किसी के एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेनी है। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेनी चाहिए, नहीं ले रहे हैं अपन तो उसको बुक्स पढ़ना पड़ेगा कि क्यों स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं, क्या डिमांड एंड सप्लाई होता है, ठीक है, प्लस फंडामेंटल्स कंपनी के क्या होते हैं, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं कंपनी के, क्यों स्टॉक मार्केट उसको प्राइस ज़्यादा देगा। सो बेसिकली आज 100 करोड़ वाले प्रॉफिट वाले को 100 रुपये का प्राइस है, जब तक उसका 120 करोड़ का नहीं है तब तक 120 का प्राइस देगा नहीं ना मार्केट। बिल्कुल। तो ये आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि फ्यूचर को देखना पड़ेगा कि आपको ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि 120 जाएगा कि नहीं जाएगा ये, तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे ना मैम। बिल्कुल। तो ये है। सो जब आप खुद से कर रहे हो तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। प्लस ऐसा मैं हमेशा ही कहूँगा कि लेट से आपको इजी तरीके से बताता हूँ, लेट से अगर आप बिजनेस करते हैं IT में या आपका बिजनेस है फार्मा में, अगर आप जॉब करते हैं फार्मा में तो आपको फार्मा सेक्टर की सबसे ज़्यादा पता होगा। हाँ। ठीक है, इसका टोल कैसे, जैसे अगर आपको खुद से करना है तो लेट से जैसे एग्जांपल अगर आप फार्मा है तो आप डॉक्टर है या फार्मा है आप कोई, तो आपको पता है कौन सी कंपनी की सबसे आज चल रही है, क्या चल रहा है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आपको
कोर वैल्यूज पता होंगी कि क्या क्या होता है। जैसे फार्मा वालों को पता होगा कि इस सीजन में ज़्यादा चलता है, इस सीजन में नहीं चलता है। जैसे कोई फर्टिलाइजर में उसको पता है कि बारिश के टाइम पे फर्टिलाइजर ज़्यादा चलता है, राइट, इस टाइम पे केमिकल कम चलते हैं। हाँ, तो वो सब, तो आपको इसका एक शॉर्टकट ये है कि आप खुद से, जब जो आप बिजनेस में खुद से एक्टिवली हो, या आईटी वाले को पता है कि यार इस टाइम पे आईटी में ग्रोथ है कि नहीं है, राइट, स्टेगनेट ये है। तो आपने बड़ा ही अच्छा हैक बता दिया इनफैक्ट। हाँ। मतलब जो लोग जिस स्ट्रीम से हैं उसी को ऑब्जर्व करें और उसमें इन्वेस्ट करें, अगर खुद से करना है तो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न उसमें अच्छे बन जाएंगे। तो जैसे एग्जाम फार्मा हो गया, ये हो गया, या कोई भी सेक्टर, टेक्सटाइल में अगर आप हैं, हाँ। तो अगर टेक्सटाइल में अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो सेगमेंट में ग्रोथ है, तो आप उसको देखें, क्योंकि उसके आपको डीप अंदर की चीजें बताऊंगी। क्योंकि आप ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अगर आप हैं, तो मैम आपको पता है कि टेक्सटाइल के लिए कॉटन चाहिए, कॉटन कब बढ़ता है, कॉटन का क्या होता है, उसके सारे लूपहोल्स भी बताएं और लर्निंग्स भी बताएं कि क्या क्या भाव, मतलब कॉस्ट क्या पड़ता है, कितनी प्रॉफिट होता है, क्या क्या खर्चे होते हैं, किस किस टाइम पे ये फेलियर होता है, कब स्टॉक हो जाता है। तो ये सब चीजें पता होंगी आपको, इनसाइडर पता होंगी उन चीजों, उस इंडस्ट्री के बारे में। तो आप जिस इंडस्ट्री में, उसके बारे में करिए और उसमें काम करिए। तो दैट्स अ हैक। ये तो बहुत ही अच्छा था। मतलब ठीक है, नॉलेज भी लो तो, लेकिन अगर स्मार्टली ले लो तो शायद उससे इजी और अच्छा वे तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि इतने कम टाइम में आपने बहुत इजीली, बहुत अच्छे वे में समझा दिया कि हम स्टॉक में कैसे कॉन्शियस होके अवेयरनेस के साथ अपनी मनी को, छोटे अमाउंट को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग रन में उसे एक अच्छा अमाउंट, क्योंकि कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंडिंग तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी कंपाउंडिंग थोड़ी और समझाइए आप हमारे व्यूअर्स को, और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लूंगी आपसे। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज है अगर माइंड में आ गई ना, अगर कंपाउंडिंग लोगों के, तो मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए। कंपाउंडिंग होता क्या है? बेसिकली हम समझते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है, क्यों कंपाउंड को एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड क्यों कहा जाता है। कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होता है मैम, जब भी हम स्टॉक की बात नहीं करता हूँ, कभी कुछ भी चीज को, लेट से आज आप ही हैं, एग्जांपल मैं आपकी बात करता हूँ, आपका अपने आप को कैसे कंपाउंड करते हैं, मैं आपको वैसे बताता हूँ। लेट से डे वन पे आपने, जिस दिन आपने मैनिफेस्टेशन किया था या मेडिटेशन जो आपने किया था, उसके और आज में कितना फर्क है? बहुत डिफरेंस है। क्यों फर्क है? क्योंकि आपने उस स्किल्स को कंपाउंड किया है, आपने बढ़ाते गए विद एक्सपीरियंस, विद ग्रोथ। यार ये हुआ तो हमारी स्किल कितनी मल्टीफोल्ड बढ़ गई। तो मैं बताऊं, अगर आपका उस टाइम पे मेडिटेशन लेवल जैसे 1 था, तो अभी कम से कम नहीं करके 80-90 तो होगा ही होगा। बिल्कुल, दैट्स हाउ इट इज, राइट। अब सेम इसमें बात करता हूँ, इसमें हमने इसमें बस एक ही कंपाउंड की सिर्फ एक ही चीज है, एक ही इनहेरेंट, वो है इसका कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी करना है। अगर जहां भी एक ब्रेक लगा तो फिर वो स्टार्ट वन से होगी, मतलब फिर स्टार्ट वन से होगी। तो लेट्स से अगर आपने मेडिटेशन जब आपने किया, तो आपने कंसिस्टेंटली किया, तो फ्लो में आप बढ़ते गए। लेकिन अगर कहीं भी आप स्टॉप होते, फिर डे 1 से चालू हो जाएगा, क्योंकि आप भूल जाओगे ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो सेम ऐसे ही कि अगर आपने लेट्स से कोई चीज को कंसिस्टेंटली कुछ इन्वेस्ट किया आपने, लेट्स से मैं नहीं बोलता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में ही करो, आप कोई भी करते हो। लेट्स से आपने देखा होगा कि लोग डेली मतलब डेली EMIs भी करते हैं, मतलब डेली डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, या कोई किसी के पास अगर मंथली भी करते हैं, आरडी करते हैं। अगर वो भी करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो उसका कंपाउंडिंग का ग्रोथ बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो क्या होता है, पुराना वाला भी एक्यूमुलेट हो रहा है ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो उसमें ऐड हो रहा है वो भी इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। लेट्स से हमने कॉर्पोरेट स्टार्ट किया ₹1,00,000 से, अब 1 साल में 8% के हिसाब से 1,08,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर जब बढ़ेगा तो 1,08,000 का 8% बढ़ेगा, राइट। तो विच विल बी मोटा 90, मतलब 9,000 रुपये के आसपास, 8,900 समथिंग। अब वो 9,000 के आसपास बढ़ा, फिर वो 1,17,000, जब 1,17,000 हो गया, वो फिर 8% बढ़ेगा, तो उसमें 17,000 भी जोड़ रहा है, इसलिए वो कंपाउंड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कंपाउंडिंग एवरीवेयर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मनी को लेकर इसलिए क्योंकि हम समझ पा रहे हैं रियलिस्टिक। लेकिन अगर आप जिसको आप खुद, अगर लेट से आज आपके व्यूज को बता दूं मैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आप अपने आप को डाउन द लाइन 10 ईयर्स पहले देख लीजिए, और अभी में फर्क देखिए। जिस लेवल का कंपाउंड आपने ग्रो किया, वैसे वो उसी से आप समझ सकते हो। तो ये रियल लाइफ में इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे, मतलब व्यूअर्स रिलेट कर पाएंगे। तो वो सिंपल ऐसा है, सिंपल में कंपाउंडिंग इज दिस। तो बस हमको कंसिस्टेंटली करते चलना है और उसका ग्रोथ देखना है, राइट। कंसिस्टेंसी से लॉन्ग रन में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि अगर 10,000 रुपये, अगर आपने 15% के 11,000 रुपये, अगर आपने 30 ईयर्स के किया, 12 करोड़ रुपये मिलेंगे आपको।
सीरियसली 10,000 रुपए, सिर्फ 10,000 रुपए, और हम अभी सोचे तो ऐसे सोच ही नहीं पाएंगे कि 12 करोड़। हाँ, मतलब कैसे, मतलब सीरियसली बस, कैसे, हाँ, हाँ, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। तो हर कोई फाइनेंशियली ग्रो कर सकता है। सबसे पहले तो ये अपना माइंडसेट ब्रेक कीजिए बिल्कुल। और थोड़ी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में करना स्टार्ट करिए, है ना। साथ ही आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में पूछना चाहूंगी कि एक लास्ट मैसेज, एक लास्ट एडवाइस जो आप हर इंसान को देना चाहेंगे कि ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इससे लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होनी ही होनी है। बट नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग करो आप, कंपाउंडिंग करके, क्योंकि स्लोली देखो, आज हो सकता है कि 1,000 रुपए हो, आप स्टार्ट 1,000 से, 10,000 तो मैंने फिगर दे दिया, लेट्स से आप 1,000 से कर रहे हैं, लेकिन वो 1,000 आपकी जब इनकम बढ़ेगी तब वो 1 लाख भी होगा महीने का। राइट। मैंने तो सिर्फ उसको कीपिंग, मैंने तो सिर्फ 10,000 को कांस्टेंट रखा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। आपकी इनकम भी तो बढ़ेगी, तब आप सेविंग पावर भी तो बढ़ेगी आपकी। अगर आप उसको कंसिडर करोगे तो इट कैन गो अप टू 50 करोड़ दिस अमाउंट। तो इतना अपने को करना है, तो बस डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आप उसको करो। ठीक है। यानी कि पंकज जी ने तो बता दिया, फॉर्मूला है कि कंपाउंडिंग करनी है और पूरा को पूरा उसी पे फोकस करके लॉन्ग रन में आप करते रहिए और फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी 100% पक्की है। पंकज जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें, मेरे जो खुद के डाउट्स थे वो क्लियर हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।